हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संस्कृताइजेशन के बारे में। हम ये देखेंगे कि संस्कृतिकरण क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज़ संस्कृताइजेशन, मीनिंग क्या है उसका। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर श्रीनिवास जो थे उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, बड़े फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं वो। उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, उसमें उन्होंने जाति की गतिशीलता जो है ना, उसकी प्रक्रिया को व्यक्त किया था और इसलिए उन्होंने संस्कृतिकरण वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, जो कास्ट की मोबिलिटी प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने इस संस्कृताइजेशन वर्ड का यूज़ किया था। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि संस्कृताइजेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो श्रीनिवास ने एक डेफिनेशन दी थी इसकी, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी क्या होता है, एक निम्न जाति जो होती है या एक या दो उनकी जो पीढ़ी होती है, कोई भी लोअर कास्ट जो होती है उसकी एक दो जो जनरेशन होती है उनमें क्या होता है, प्योर वेजिटेरियन बनना उनका एम होता है। मतलब शाकाहारी बन के वो क्या करते हैं, जो कर्मकांड वगैरह होते हैं, जो देवगण होते हैं उनका संस्कृतिकरण करते हैं, उनका संस्कृताइजेशन करते हैं और उस संस्करण के प्रोसेस को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अपनाते हैं और अपनी जो पोजीशन होती है, उनकी जो स्थिति होती है ना, उसको वो ऊंचा उठाने के लिए कैपेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब मद्यपान करते हैं या वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो ब्राह्मणों के जैसे शाकाहारी बनना चाहते हैं और वो मद्यपान वगैरह छोड़ के उनके जैसे कर्म, अपनी जो संस्कृति होती है उससे अलग वो जिस संस्कृति को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके जैसे वो उनके कर्मकांड और उनके जो देवगण वगैरह की जो प्रक्रियाएं होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको वो अडॉप्ट करते हैं। इसलिए वो उस संस्करण को अपनाते हैं और अपनी जो पोजीशन होती है, अपनी जो स्थिति होती है, उसको वो ऊंचा उठाने का कोशिश करते हैं। ओके, फिर श्रीनिवास उसको और एक्सप्लेन करके ये चीज़ कह रहे हैं कि संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति जो होती है या कोई भी जनजाति है ना, कोई भी लोअर हिंदू कास्ट जो होती है या कोई भी जनजाति जो होती है, वो किसी दूसरे समूह को, कोई भी दूसरा ग्रुप जो होता है जिसके जैसे वो बनना चाहते हैं, है ना, वो तो उन जातियों के जो भी रीति रिवाज होते हैं, उनके जो भी कर्म कांड होते हैं, है ना, उनकी जो भी विचारधारा पद्धति होती है, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसे कहा जाए उन्होंने संस्कृताइजेशन। ओके, कि संस्कृतिकरण होता क्या है एक्चुअल में। तो संस्कृतिकरण का मीनिंग ये होता है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे जो चेंजेस होते हैं, जनरली ऐसे जो चेंजेस होते हैं ना, उन के बाद में क्या होता है, जो भी निम्न जाति होती है, जो भी लोअर कास्ट होती है, वो अपना जातीय संस्तरण करती है। तो उस जातीय संस्तरण की जो प्रोसेस होता है, जो प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है, स्थानीय जो समुदाय होते हैं उनमें उनको परंपरागत रूप से स्थिति प्राप्त हो जाती है। मतलब जो स्थानीय जो कम्युनिटीज़ होती है उनमें उनको ट्रेडिशनली क्या होता है, पोजीशन वो गेन कर लेती हैं, जो निम्न जातियाँ ऐसा करती हैं। तो उससे उच्च स्थिति का वो दावा करने लगती है। मतलब वो ये महसूस करने लग जाते हैं कि हमने जिस जाति को उन्होंने अडॉप्ट किया है या जिस जाति के जैसा वो बनना चाहते हैं, वो सारी उनके ट्रेडिशन, उनके रूल रेगुलेशन सब फॉलो कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और वो अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम इसी जाति का एक हिस्सा हो गए हैं क्योंकि हमने संस्कृतिकरण को अपना लिया है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये संस्कृतिकरण होता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि बहुत दिनों तक वास्तविकता ये है कि एक दो पीढ़ी जो होती है उनमें ये दावा वो लोग करते हैं और उन्हें बहुत टाइम बाद में स्वीकृति मिलती है। एक दो जनरेशन इस चीज़ को compete करते हैं, तब फिर बाद में जाके उनको इसकी एक्सेप्टेंस मिलती है। ओके, तो ये जो हमने मीनिंग देखा है संस्कृतिकरण का, ठीक है, तो इसकी ये जो डेफिनेशन है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि संस्कृतिकरण क्या है। निम्न जातियाँ जो होती है वो उच्च जातियों के जैसा बनना चाहती है, उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, उनके रीति रिवाज परंपराएं उनको अपनाना चाहती है और एक दो पीढ़ी के बाद में उनको जाके स्वीकृति मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन की, कि संस्कृतिकरण जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है।
तो हम ये देखते हैं कि संस्कृतिकरण का रिलेशन जो होता है वो किससे होता है, निम्न जातियों से होता है। मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब निम्न जातियाँ जो होती है वो दूसरी जो जातियाँ होती, जो डोमिनेंट कास्ट होती है ना, जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, उनकी जो प्रथाएं होती है, उनकी जो परंपराएं होती है ना, उनके देवी देवता, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनकी जो जीवन शैली होती है, उसको अपना लेते हैं और जाति संस्तरण में ऊंचा उठने का जो वो प्रयास करते हैं, जो वो प्रयत्न करते हैं, उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। ओके, देन फिर हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है, सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। वो सोशल मोबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाला एक प्रोसेस है। मतलब कि संस्कृतिकरण करने वाली जाति में क्या होता है कि केवल जो पोजिशनल चेंजेस होते हैं उन्हीं को वो एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं उनको वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मतलब पदमूलक जो परिवर्तन होते हैं उनको वो प्रकट करते हैं, संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनको, या ये हम कहें कि संस्कृतिकरण करने वाली जो जाति होती है वो अपने आसपास की जातियों से तो ऊपर उठ जाती है और दूसरी जातियाँ उनसे नीचे हो जाती है। लेकिन ये एक अलग लेवल पे होता है। जो सिस्टम है, स्वयं जो व्यवस्था है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसमें अलग अलग जातियाँ ऊपर या नीचे उठी और गिरी हुई होती है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वैध बना रहता है। जो पूरा ढांचा होता है वो बिल्कुल वैध बना रहता है, एक्चुअली वो चेंज नहीं होता है। ओके, फिर क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण ओनली हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं रहा है, मतलब उसकी लिमिट सिर्फ हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं उन तक ही नहीं रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी जनजाति होती है या कोई भी दूसरा ग्रुप होता है तो उनमें ये प्रोसेस पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पश्चिमी भारत में जो भील हैं और ओरावू जाति है ना, या हिमालय के पहाड़ी लोग जो होते हैं, उन्होंने हिंदुओं की जो लाइफस्टाइल थी उसको फॉलो किया, उसका अनुकरण करने का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। ठीक है, तो ये जो जनजातियाँ होती है, ये जो संस्कृतिकरण करती है, वो धीरे धीरे एक जाति होने का दावा करने लगती है। जो जनजातियाँ होती है वो संस्कृताइजेशन को अपनाती है और वो धीरे धीरे ये कहने लगती है कि हम भी उसी जाति का एक हिस्सा हो गए हैं। ओके, तो ये एक विशेषता हमको देखने को मिलती है। देन फिर हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस है उसका रिलेशन किसी एक पर्सन से नहीं है या फैमिली से नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप से होता है, एक पूरे समूह से होता है। मतलब कोई अकेला व्यक्ति या परिवार ही ऊपर उठना नहीं चाहेगा या गतिशील होना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस होता है। मतलब पूरा एक परिवार या एक व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो संस्कृतिकरण नहीं कहा जा सकता है। पूरा ग्रुप, अगर पूरा समूह ऐसा करता है तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। ओके, देन फिर हम ये देखते हैं कि संस्कृतिकरण के बहुत सारे आइडल्स होते हैं, आदर्श होते हैं। मतलब एक निम्न जाति होती है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी भी दूसरी जाति के आदर्शों को मानकर, उनके आइडल्स को मानकर, उनके रीति रिवाज, उनकी प्रथा, उनकी लाइफस्टाइल जो होती है, उनके खान पान जो होते हैं, उनको अपना सकती है। फिर भी क्या होता है, एक जाति के लिए अपने ऊपर की वो जातियाँ आदर्श होती है जिनको वो अपने बहुत अधिक समीप पाता है ना। हम उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं, हम उन्हीं के ट्रेडिशन वगैरह अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे हम यूज टू हो या जिनके जो हमारे आसपास होती है। ओके, देन फिर हम ये देखते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, कि मतलब वो किसी भी काल में देखें हम या कोई भी टाइम में देखें तो हम इसका प्रोसेस हमको देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री में। ओके, देन फिर के संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस है उसमें सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए क्या होता है, एक निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ी पहले से ही अपना संबंध उस जाति से जोड़ने लगती है ना। जैसे पहले भी अपन ने बात की कि 2-3 पीढ़ियों तक इसको संघर्ष करना पड़ता है और देन आफ्टर फिर उन्हें एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक है, देन फिर हम देखते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है ना, तो एक ऑथर थे डॉक्टर योगेंद्र सिंह, उन्होंने ये कहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन उसको कहा गया है, उसको अग्रिम समाजीकरण कहा गया है। मतलब इसमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को उस होप से अपनाती है कि उसे उसी का हिस्सा समझा जाएगा। एक लोअर कास्ट जो होती है वो अपर कास्ट की जो भी कल्चर होता है उसको इस होप से अडॉप्ट करती है कि उसको उस ही कास्ट में
शामिल कर लिया जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता होती है, ऐसा वो सोचते हैं। देन आफ्टर फिर के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो होती है, तो डॉक्टर श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, टू वे प्रोसेस है, मतलब एक दो तरफा प्रक्रिया है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा ही निम्न जातियाँ जो होती है वो उच्च जाति की संस्कृति को ग्रहण नहीं करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपर कास्ट जो होती है वो भी लोअर कास्ट की जो संस्कृति होती है उसके कुछ फैक्ट्स को, उसके कुछ तत्वों को एक्सेप्ट करती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि निम्न जातियाँ ही उच्च जाति, जो लोअर कास्ट होती है वो ही अपर कास्ट के रूल रेगुलेशन, उनके ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहती है, ऐसा हमेशा ये नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि जो अपर कास्ट होती है वो लोअर कास्ट के रूल रेगुलेशन और उनके ट्रेडिशन वगैरह फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो डॉक्टर योगेंद्र सिंह है, उन्होंने एक विचारधारा और कही थी कि उन्होंने ये कहा था कि इट्स आइडियोलॉजी बोरिंग प्रोसेस। वो क्या है कि एक विचार, ये क्या है, संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। मतलब इसमें निम्न जाति उच्च जाति जो होती है उसके पाप पुण्य धर्म कर्म माया संसार, इन सब को, मोक्ष वगैरह, इन सब विचारधाराओं को, इन सब कंसेप्ट्स को अडॉप्ट करती है, अपनाती है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है, अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है, मीन्स इट्स अ बंडल ऑफ कंसेप्ट्स। क्या है ये, इसमें हम ब्राह्मणीकरण की बात करें, इसमें हम परसंस्कृतिकरण की बात करें, हम अनुकरण की बात करें, ये सारे प्रोसेस इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमने देखी थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन। तो अगर हम मॉडल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम 3-4 तरीके के मॉडल्स देखते हैं। तो श्रीनिवास ने कहा, स्टार्टिंग में ये कहा कि संस्कृतिकरण के ब्राह्मणी आदर्श को उन्होंने देखा और उसको माना, लेकिन दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया था, किसको, ब्राह्मणी आदर्श को, ब्राह्मणी मॉडल को उन्होंने बताया था। लेकिन कुछ दूसरे सोशियोलॉजिस्ट जो थे, ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे मॉडल्स को आदर्श माना और इनके उस मॉडल की उन्होंने आलोचना की थी। एक्चुअल में बात यह है कि संस्कृतिकरण के आदर्श हमेशा से ही ब्राह्मण नहीं रहे हैं, है ना। हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण ही संस्कृतिकरण जो होता है, संस्कृताइजेशन जो होता है, उसके रोल मॉडल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पोकाक ने ये कहा था कि संस्कृतिकरण के क्षत्रिय आदर्श भी हमको अस्तित्व में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वर्ण मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजपूत, वैश्य, है ना, ये सब उसके आदर्श रहे हैं। तो मिल्टन सिंगर एक ऑथर थे, उन्होंने ये कहा है कि संस्कृतिकरण के 1 या 2 आदर्श नहीं हैं, बल्कि 3-4 आदर्श हम देखते हैं, कम से कम 3 तो हम देखते ही हैं। क्यों? क्योंकि जो 3 वर्ण हैं उनके लोगों को क्या कहते हैं, उनके लोगों को द्विज कहते हैं, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है ना, और इन्हें वैदिक कर्मकांड जो होते हैं उनको संपन्न करने का, उनको कंप्लीट करने का राइट होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, वेद वगैरह, वेद जो होते हैं, मंत्र जो होते हैं, वेदों और मंत्रों का उच्चारण जो वो करते हैं, इसलिए उनको द्विज कहा गया है, ठीक है। फिर द्विज वर्ण जो होते हैं उनके ब्राह्मण इन संस्कारों को पूरा करने के संबंध में अपने सबसे अधिक वो सचेत होते हैं इस बारे में, इसलिए दूसरों के कंपैरिजन में उनको संस्कृतिकरण का बेस्ट क्या कहा जाता है, आइडल माना जाता है, उत्तम आदर्श माना गया है। ओके, देन फिर जो श्रीनिवास ने फिर एक ऑब्जर्वेशन किया और उसमें उन्होंने ये पाया कि द्विज जो होते हैं उनकी जो व्यापक श्रेणी होती है उसमें कुछ जातियां ऐसी भी होती है जिनकी जीवन पद्धति काफ़ी सांस्कृतिक होती है, जबकि कुछ जातियां ऐसी होती है जिनका संस्कृतिकरण कम हुआ है या उनका संस्कृतिकरण हुआ ही नहीं है ना। तो ऐसी जो डोमिनेंट पीसेंट कास्ट होती है उनको अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं, एक्सप्रेस करने होते हैं, और पोकाक और सिंगर ने इस तरीके के ऑब्जर्वेशन को पहले ही एक्सप्रेस कर दिया था, ठीक है। तो ऐसी ये जो जातियाँ होती है ना, ऐसी ये जो जातियाँ हैं उनके थ्रू क्या होता है, क्षत्रिय और अन्य जो जातियाँ होती है वो उनके आदर्श को अपनाती है। और जो लोकल मॉडल की बात करते हैं अगर हम, तो लोकल मॉडल में हम ये देखते हैं कि जो स्थानीय जातियाँ होती है या स्थानीय जो प्रभु जाति ब्राह्मण है, तब संस्कृतिकरण का आदर्श क्या था, ब्राह्मणीय होगा।
और यदि वो जाति राजपूत या वैश्य है तो आदर्श राजपूती या वैश्य उसका प्रकार होगा। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है उसके 4 आदर्श हमको देखने को मिलते हैं। मीन्स ब्राह्मणी आदर्श, वैश्य आदर्श, क्षत्रिय आदर्श और स्थानीय प्रभु जाति आदर्श। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं या फैक्टर्स क्या क्या हैं, है ना। संस्कृतिकरण के स्रोत या कारक कौन कौन से होते हैं, सोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण जो है उसके जो सामाजिक आदर्श होते हैं, है ना, वो क्या हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी देश हो उसके कितने भी भाग होते हैं उनमें निम्न जातियों की स्थिति सुधारने और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, उनकी सोशल प्रेस्टीज जो होती है उसको अप करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए क्या हुआ है, बहुत सारे सुधार आंदोलन वगैरह हुए हैं, है ना। और आर्य समाज हो चाहे प्रार्थना समाज हो, और है ना, तो उनमें उनके रिजल्ट के रूप में क्या है, निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में जो चेंजेस हुए हैं और उन्होंने उसको अपना संस्कृतिकरण उन्होंने इस तरीके से किया है। देन फिर हम बात करते हैं अगर कि बड़े नगर, मंदिर और तीर्थ स्थानों की, तो उसमें भी संस्कृतिकरण के अन्य स्रोत रहे हैं। ये भी सब, चाहे बड़े बड़े नगरों की हम बात करें, चाहे मंदिरों की बात करें, है ना, चाहे तीर्थ स्थानों की बात करें, तो ऐसे स्थानों पे भी जन समुदाय के सांस्कृतिक विचार और विश्वास जो होते हैं उनके प्रचार के लिए हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट्स रहे हैं, है ना, तो वो क्या क्या रहे हैं। तो चाहे हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो उस सोर्स के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है और संस्कृतिकरण के स्रोत के रूप में, है ना। और इस व्यवस्था में क्या होता है, स्पेशली नीचे के स्तरों पर क्या होता है, अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिलती है ना, अनिश्चितता हमको देखने को मिलती है। इस संबंध में क्या एक मुख्य आवश्यकता क्या है कि ऐसे समूह के पास क्या होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, राजनीतिक पावर होना ही चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम देखते हैं इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य, है ना, इकोनॉमिक फील्ड अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो देश के जितने भी भाग हैं, है ना, अलग अलग जगह जो है वहाँ पे निम्न जातियाँ जो है उनमें उन्होंने जो नई आर्थिक सुधार सुविधाएं जो हैं उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया और अब जीवन जीने के तरीक़ों को उच्च जातियों के जैसे बनाने की कोशिश की। किसी भी द्विजवर्ण समूह में अपने को सम्मिलित करने का उन्होंने प्रयास किया है। फिर अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार होने की वजह से ही शिक्षित व्यक्तियों ने उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने का सोचा और उसके बारे में वो अवेयर हुए। देन अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, नगरीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में औद्योगिकरण जो हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, उसके कारण बहुत बड़े बड़े नगर बने हैं और उनका निर्माण हुआ है। और ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, जातीय भेदभाव जो होता है, उनमें बहुत ज़्यादा हमको अब कमी देखने को मिलती है। और ये जो प्रभु जातियाँ होती है, जो डोमिनेंट कास्ट होती है, वो उच्च जाति का निम्न जातियों पर नियंत्रण जो पहले रखा जाता था, है ना, जो पहले शोषण होता था, ऐसा अब नहीं होता है। इस पे काफ़ी कंट्रोल हो गया है ऐसी चीज़ पे, और वहाँ अपनी असली जाति को छुपाना, उच्च जाति में सम्मिलित होना या नया नाम रख लेना, ऐसा सब कुछ इजी अब हो गया है। लेकिन फिर भी क्या है कि नगरों में क्या होता है, सिटीज़ में क्या होता है, ये जो लोअर कास्ट होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उच्च जाति के खान पान, रहन सहन और उनके कर्मकांड, जीवन शैली को अपनाया जाता है, तो इसका कोई भी विरोध नहीं करता है। ओके, देन आफ्टर फिर हम बात करते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन जो हुए हैं उनका क्या इफेक्ट रहा है ना। तो संस्कृति की ये जो अवधारणा है वो क्या है, इंडियन सोसाइटी में बहुत विशेष रूप से जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को समझने में हमको इजी रहती है। तो
हम ये कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण वो प्रोसेस है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति जो होती है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे होते हैं, उन ऐसी जो प्रभु जातियाँ होती हैं उनके खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड, विश्वास आदि को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। फिर क्या होता है कि संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस होता है ना, तो संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो वो क्या है कि एक निम्न जाति की जो पोजीशन होती है उसमें जो पदमूलक परिवर्तन होते हैं, पोजिशनल चेंज जो होते हैं वो आते हैं, तो उससे उनकी क्या है, सोशल प्रेस्टीज बढ़ती है। फिर ये क्या है कि ये प्रोसेस जो है वो जाति प्रथा में गतिशीलता को बढ़ाता है ना। तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को इसमें मिलती हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि अगर इसका हम क्रिटिकल व्यू देखें, है ना, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन का कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन का एक क्रिटिकल व्यू अगर हम देखते हैं ना, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अगर हम देखते हैं किसका, संस्कृतिकरण का, उसकी अवधारणा का, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है ना। ये क्या है, विषम और जटिल अवधारणा है कि प्रोफेसर श्रीनिवास ने ये एक्सेप्ट किया था कि संस्कृतिकरण एक क्रिटिकल कंसेप्ट है, एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड अवधारणा है ना। ये भी यहाँ है कि इसमें इस अवधारणा को मानने की जगह पे अनेक अवधारणाएं जो हैं, बंडल ऑफ कंसेप्ट्स है, उनको मानना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। देन फिर ये कि स्पष्टता, सुनिश्चितता और तर्क संगतता का अभाव है, इसकी क्लियरिटी नहीं है ना। ये संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है उसमें स्पष्टता, सुनिश्चितता और तर्क संगतता जो होती है उसका अभाव हमको देखने को मिलता है। इस बारे में श्रीनिवास कह रहे हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण की उपयोगिता एक अवधारणा की जटिलता के साथ ही इसके ढीलेपन के कारण भी होती है। मतलब संस्कृतिकरण एक कॉम्प्लिकेटेड तो कंसेप्ट है ही है ना, और इस अवधारणा का बेढंगा और अस्पष्ट होना, है ना, इसका अटपटा सा होना और अनक्लियर होना, वे भी इसका प्रयोग करें और उसको बिना पश्चाताप के करें, है ना। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये क्या है, ये सारी बातें परस्पर आपस में विरोधी है ना, कि कुछ जगह जो होती है उन पे श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को परस्पर एक दूसरे का विरोधी बताया है, और एक जगह पे फिर उन्होंने ये चीज़ कही है कि कोई भी ऐसे समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना संस्कृतिकरण हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो विरोधी मानी जाती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है ना, तो श्रीनिवास मानते हैं कि संस्कृतिकरण की ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये क्या है, एक वर्टिकल सोशल मोबिलिटी प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब लंबवत सामाजिक गतिशीलता इसकी पॉसिबल है, संभव है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि एक जाति जातीय संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में केपेबल हो जाती है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग बात है कि वास्तव में ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है, ये चीज़ थोड़ी क्रिटिकल होती है। तो इस रिलेशन में, इस संबंध में जो डॉक्टर मजूमदार है वो ये कहते हैं कि सैद्धांतिक और ओनली सैद्धांतिक रूप से ही ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि संस्कृतिकरण जो है ना, कि संस्कृतिकरण को सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया माना गया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने ऐसा कहा है। तो उन्होंने ये लिखा है कि संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर संस्कृतिकरण क्या है, एक अग्रिम सामाजिक प्रक्रिया भी है, लेकिन इस तरीके का जो समाजीकरण होता है वो व्यक्ति के लिए क्या होता है, अप्रकारात्मक होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस समूह का सदस्य बनने की एक्सपेक्टेशन रखता है, गतिशीलता के अभाव में, मोबिलिटी के अभाव में क्या होता है, वो उसका सदस्य नहीं बनेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा हिंदू समाज में संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके। ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू क्या इंडियन सोसाइटी जो है, हिंदू समाज जो है, हिंदू सोसाइटी जो है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल हो सके। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण जो है, ठीक है, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, भारत में बहुत पहले के टाइम से चली आ रही है, और पुराने टाइम में सत्ता का जो उत्थान हुआ था और जो पतन हुआ था, या हम संघर्ष और जो भी
वॉर्स हुई है ना, उन सब की बात अगर हम करें, या राजनीतिक जो उठापटक होती है उसकी अगर हम बात करें, तो इन समूहों के पद प्राप्ति को वो एक्सप्रेस करती है ना। अगर हम कोई ऐसा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखें तो हम ये देखते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तनों का उदाहरण हम इसके अंदर देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर हम देख सकते हैं, जिनका संस्कृतिकरण जैसी अवधारणा के द्वारा हुआ वैसा एक्सप्रेस नहीं हो पाया है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि संस्कृतिकरण जो है, तो संस्कृतिकरण जो प्रोसेस है वो क्या है, कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, सारे देश में देखने को नहीं मिलती है ना। और डी मजुमदार जो हैं उनका ये मानना है कि सभी जगह पे निम्न जातियों में उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। मतलब हर जगह पे निम्न जातियाँ या उच्च जातियों को अपनाना चाहती है, ऐसा देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज हमने संस्कृतिकरण देखा कि व्हाट इज संस्कृताइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन, है ना, और उसका प्रभाव देखा है हमने, उसका इफेक्ट देखा है कि किस तरीके से आर्थिक क्षेत्र की, अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर की अगर हम बात करें या हम सोशल फील्ड की बात करें, तो उन सब में संस्कृताइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।